देखिए, आपका एविडेंस एक चल रहा था और एविडेंस में आपका ये सेक्शन 8 हम पढ़ा रहे थे। और सेक्शन 8 से आपका इलेस्ट्रेशन भी पूछा जाता है मेंस में अलग से। और आपका ये फुल क्वेश्चन भी बनता है। आपका बिहार में भी फुल क्वेश्चन बना था आपका, और बनता ही रहता है। देखिए उसमें आपका सेक्शन 8 में क्या क्या रेलेवेंट है, पहले ऐसे देखिए तब आपका बेयर एक्ट शुरू किया जाएगा। जहाँ तक धारा 8 की बात है, साक्ष्य अधिनियम की, तीन बातों को इसमें रेलेवेंट बनाया गया है। एक आपका कह सकते हैं हेतु, हेतु यानी कि मोटिव। दूसरा आपका तैयारी यानी कि प्रिपरेशन। और तीसरा आपका ये कंडक्ट यानी कि प्रीवियस कंडक्ट और सब्सिक्वेंट, यानी कि घटना का पूर्ववर्ती आचरण और घटना का पश्चातवर्ती। तो आपका देखिए भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 8 में आपका ये बताया गया है कि कोई तथ्य जो सुसंगत तथ्यों या विवादक तथ्यों का हेतु दर्शित करता हो, या तैयारी दर्शित करता हो, या पूर्ववर्ती या पश्चातवर्ती आचरण हो। तो आचरण आपका अलग से हम बताएंगे, पहले दो शब्दों की व्याख्या कर लिया जाए, क्योंकि आपका कंडक्ट पर कभी काल अलग से क्वेश्चन बनता है, लेकिन तीनों पर क्वेश्चन बने तो तीनों एक साथ लिखना है। पहले आपका हेतु देखा जाए, यानी कि मोटिव शब्द को देखा जाए। आपका जहाँ तक हेतु की बात है या मोटिव की बात है, हेतु शब्द को भारतीय साक्ष्य अधिनियम में परिभाषित नहीं किया गया है। यानी कि जो मोटिव वर्ड है आपका, क्या उसकी कहीं डिफिनीशन दी गई है कि नहीं। तो हेतु शब्द को इन द इंडियन एविडेंस एक्ट में डिफाइन नहीं किया गया है। तो अब जब हेतु शब्द परिभाषित नहीं है, तो इसकी आप परिभाषा एक सामान्य लिखेंगे। फिर अगर किसी विद्वान ने परिभाषा दी है तो वह भी परिभाषा लिखेंगे। फिर अगर किसी केस में इसको डिफाइन किया गया है तो वह केस भी लिखेंगे। और फिर कम से कम एक उदाहरण ऐसा दीजिए मोटिव का। हेतु का मतलब क्या हुआ ये समझिए। ऐसा माने ऐसी कोई चीज या ऐसी कोई बात या ऐसी वस्तु, या आप कह सकते हैं जो किसी व्यक्ति को कोई कार्य करने के लिए विवश कर देती है या उत्प्रेरित करती है। यानी कि ऐसा तथ्य जो किसी व्यक्ति को, या ऐसी शक्ति जो किसी व्यक्ति को कोई कार्य करने के लिए विवश कर देती हैं, उसे ही मोटिव या हेतु कहते हैं। आपका विद्वान बिगमोर ने हेतु को परिभाषित करते हुए यह कहा है कि हेतु वह है जिसके कारण मनुष्य किसी कार्य को करने के लिए विवश हो जाता है। यानी कि आपका मोटिव का मतलब हुआ आपका सामान्य अर्थों में दूरवर्ती कारण, या ध्येय कहा जाता है, या लक्ष्य कहा जाता है। यानी कि किस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए किसी व्यक्ति ने वह कार्य किया, अर्थात कौन सी वह बात थी जो किसी व्यक्ति को कोई कार्य करने के लिए बार बार, यानी कि उत्प्रेरित कर रही थी, बहुत दिनों से उत्प्रेरित कर रही थी, और मौका मिलते ही वह कार्य कर बैठा। जैसे कि सबसे उत्तम उदाहरण समझाने के लिए आपका मैं कल बताया था भूख का। यानी कि पांच व्यक्ति हैं एक परिवार के, पांचों भूखे हैं। अब ये एक जो माने उसका परिवार का मुखिया है, वह एक दुकान पर जाता है और बिना पैसा दुकानदार को दिए एक ब्रेड लेकर भागता है। तो उसका ब्रेड हटाते समय उसका इरादा डिसऑनेस्टली, यानी कि बेईमानी का था।
क्योंकि उसका इरादा ये था कि जिस ब्रेड पर जिस दुकानदार का कब्जा है, मैं उसे पैसा दिए बिना ब्रेड लूँगा। तो ये जो तात्कालिक इरादा है, इसे इंटेंशन कहा जाएगा, यानी कि बेईमानी पूर्ण आशय कि बिना पैसा के हम क्या लेंगे, ब्रेड। अब ये जब ब्रेड उठाकर भागा तो कारण क्या था, रीजन क्या था? तो कारण ये था इस उदाहरण में कि उसका परिवार और वह 5 दिन से भूखे थे। ये रीजन हुआ जो सेक्शन 7 में रेलेवेंट होगा, यानी कि साक्ष्य में प्रस्तुत किया जा सकता है कि धारा के तहत 7 के तहत। कौन सी बात थी जो उसे बार बार इस बात के लिए उकसा रही थी, उत्प्रेरित कर रही थी कि यह कार्य कर बैठे? तो वह बात ये थी कि 5 दिन से वह उसका परिवार भूखा था और ये बात बार बार उस परिवार के मुखिया को कचोट रही थी, अंदर ही अंदर उत्प्रेरित कर रही थी कि किसी भी तरह चलो चोरी ही सही, चोरी करके अपने कुनबे का भूख मिटाई जाए। तो जो बार बार उसे उत्प्रेरित बात कर रही थी, उसी को सेक्शन 8 में क्या कहा जाएगा, हेतु। जहाँ तक हेतु का प्रश्न है, आपका हेतु पर एक केस जरूर लिखिएगा, यानी कि आपका केहर सिंह बनाम दिल्ली प्रशासन, जिसका उपनाम है इंदिरा गांधी मर्डर केस, केहर सिंह बनाम दिल्ली प्रशासन के वाद में आपका भारत के उच्चतम न्यायालय ने, देखिए प्री के लिए ये थोड़ा महत्वपूर्ण वाद है। ऐसा क्वेश्चन आपका एपीओ में पिछली बार बना था, और चूंकि यूपीजे भी जल्दी आ जाएगी तो आपका बनने का चांस है। कई लोग तो सोशल मीडिया पर भाई तमाम ग्रुपों में चल रहा था कि आज ही नोटिफिकेशन आएगा। तमाम लोग ग्रुपों में आज के लिए दावा किए थे, फिर पता कराया गया तो पता चला कि वो नोटिफिकेशन आज की तो कोई सूचना नहीं मिली है, लेकिन हो सकता है इस माह के लास्ट तक या अगले माह के फर्स्ट वीक तक आपका आए। और प्री मैं बता दूं, आपका फरवरी, मध्य फरवरी में होगा, तो यही 3 माह आपके पास पढ़ने का समय है। जितनी ताकत हो इन 3 माहों में क्या करिए, लगा दीजिए। यानी कि 4 साल से जो लोग इंतजार कर रहे थे, यही 3 माह में उस इंतजार को पूरा करना है। यानी कि अब मौका मिला है और इसी मौके पर क्या मारना है, चौका। फिर से पता ना कब मौका मिले, क्योंकि बहुत इंतजार कराई, इतना तो ट्रेन भी इंतजार नहीं कराती। तो आगे देखा जाए कि हर सिंह बनाम दिल्ली प्रशासन का जो केस है, ये एक एंगल और है, वो भी मैं बता दूं। इसमें जो क्रिमिनल ट्रांसपेरेंसी है, आपराधिक षड्यंत्र है, ये आपका आईपीसी की धारा 107 के सेकेंड क्लाज में, 107 के सेकेंड क्लाज में और 120 ए में, इन दोनों में डिफरेंस क्या है, वह अंतर सुप्रीम कोर्ट ने बताया। यानी कि जो क्रिमिनल ट्रांसपेरेंसी या साजिश का प्रावधान किया गया है भारतीय दंड संहिता की धारा 120 ए में और 107 के सेकेंड क्लाज में, षड्यंत्र द्वारा दुष्प्रेरण, इसमें दोनों में जो डिफरेंस बताया गया वह केहर सिंह के वाद में ही बताया गया। तो पिछली बार चूंकि ऐसा क्वेश्चन बना था आपका, वह 34 और 149 पर बना था, नानक चंद का वाद, कि किस केस में आईपीसी की धारा 34 और 149 में अंतर बताया गया, तो वह नानक चंद का केस है। और केहर सिंह में किस में अंतर बताया गया, आपका कह सकते हैं कि 34 और 149। ये आपका क्वेश्चन पूछा भी गया था बिहार एपीओ में कि सामान्य आशय, आपका समान आशय, फिर सामान्य उद्देश्य और सामान्य आशय में अंतर,
आपका तमाम क्वेश्चन पूछे गए थे और सभी क्वेश्चन हमने लेक्चर में बताए भी थे और हम लिखवाए भी थे। इस बार आपको भी नोट मिल जाएगा, एक नोट्स आपका कुछ मंगाया गया है नया नोट, कुछ और लिखवा दिया जाए तब एक ही बार आपका पूरा नोट्स मेंस का हम देंगे जितने सब्जेक्ट चल रहे हैं। देखिए आपका इस वाद में कहा गया कि हेतु स्वयं में कोई अपराध नहीं है, हेतु अपराध का आवश्यक तत्व भी नहीं है, क्योंकि अपराध के आवश्यक तत्व होते हैं कोई मानव हो, मानव के मन में दुराशय हो, मानव ने कोई एक्ट या ओमिशन किया हो और इससे पूरे समाज या दूसरे व्यक्ति को क्या हुआ हो, नुकसान, यानी कि मोटिव कोई अपराध का एसेंशियल एलिमेंट नहीं है आपका। लेकिन अपराध हो जाने के बाद हेतु को साक्ष्य में प्रस्तुत किया जा सकता है। हेतु को इसलिए प्रस्तुत किया जाता है ताकि ये बात पता लग सके कि कौन सी वह बात थी जो किसी अभियुक्त को कोई अपराध करने के लिए बार बार उत्प्रेरित कर रही थी। तो आपका अपराध हो जाने के पश्चात हेतु सुसंगत होता है और हेतु को एविडेंस में क्या किया जा सकता है, पेश। लेकिन अगर किसी घटना में कोई हेतु है ही नहीं, केवल रीजन है, तब भी कोई बात नहीं है, क्योंकि हेतु अपराध का एसेंशियल एलिमेंट नहीं है। हेतु न होते हुए भी अभियुक्त को दोषी ठहराया जा सकता है। इसके बाद आपका कह सकते हैं कि आपका जो एलेस्टेशन नंबर धारा 8 का दृष्टांत नंबर ए हेतु पर आधारित है, यानी कि पहला दृष्टांत आप कह सकते हैं कि अटैक करेंगे। कौन सा दृष्टांत अटैक करेंगे? पहला। धारा 8 से एलेस्टेशन भी पूछे जाते हैं। पहला दृष्टांत देखिए क्या कहता है आपका सेक्शन 8 का, आपका जो ए दृष्टांत है एलेस्टेशन है, उसको देखिए अच्छे से। ख की हत्या के लिए क का विचारण किया जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि ए का ट्रायल किया जाता है कि ए ने बी की हत्या की है, यानी कि ए पर इल्जाम है कि ए ने किसकी हत्या की है, बी की। अगला शब्द, ये तथ्य कि क ने ग की हत्या की थी कि ख जानता था क ने ग की हत्या की है और कि ख ने अपनी इस जानकारी को लोक विदित करने की, यानी कि सार्वजनिक करने की, यानी कि पब्लिक में ओपन करने की धमकी देकर क से धन उद्यापित करने का प्रयास किया था। यानी कि बी ये जानता था कि ए किसकी हत्या किया है, सी की, और बी ए से कहा था कि तुम मुझे कुछ धन दे दो। मैंने एक्सटॉर्शन करने का प्रयास किया कि तुम मुझे कुछ धन दे दो, नहीं तो तुम्हारा कारनामा मैं जनता में क्या कर दूंगा, ओपन। अब ये बताइए इसमें मोटिव, इसमें आपका बिहार में भी पूछा गया था, थोड़ा सतर्क रहना है। एक्सटॉर्शन या उद्यापन के अपराध के लिए चाहे धमकी, छत के करने की धमकी, चाहे सही मुकदमा चलाने की धमकी दी जाए या सही बात ओपन करने की या झूठा मुकदमा चलाने की, दोनों में एक्सटॉर्शन माना जाएगा। यही बिहार में पॉइंट उठाया था समस्यात्मक प्रश्न कि ए बी को सही मुकदमा कायम करने की धमकी देकर पैसे की मांग करता है, क्या मुकदमा कर देंगे, नहीं तो क्या दो, पैसा। तो फिर दिमाग में बैठाइए, आईपीसी की धारा 383 के तहत चाहे सही मुकदमा कायम करने की धमकी दी गई हो या झूठा मुकदमा, दोनों एक्सटॉर्शन माने जाएं। तो इसमें आप लोग इस उदाहरण में बताइए कि ख जानता था कि बी जानता था
कि ऐसी की हत्या किया है और इस बात को सार्वजनिक करने की क्या दे रहा था, धमकी। अब कौन सी वह बात थी जो ए को बार बार कचोट रही थी, उत्प्रेरित कर रही थी कि चलो न बांस रहेगी न बांसुरी बजेगी, यानी कि बी की हम हत्या कर दें और जब बी मर जाएगा तो हमारा जो कुकर्म है या हमारा जो कारनामा है वह कभी ओपन नहीं होगा। तो बताइए कौन सी बात थी। हेतु इसमें क्या था? हेतु ये था कि ए को बार बार ये बात कचोट रही थी कि बी हमारा पूर्ववर्ती कारनामा जानता है, बार बार मैंने 24 घंटे दिमाग में चल रहा था उसके। अतः इस हेतु के कारण उसने बी की क्या कर दी, हत्या। न बी रहेगा और न आपका हमारा कांड जो होगा वह कह सकते हैं कि ओपन होगा। जैसे मौर्य जी हैं, आपका मित्रों का नाम ही काट दीजिए, भाई मित्रों को नहीं, मित्रों का नाम काट दीजिए, न मित्र रहेंगे और न इनकी बातें क्या होंगी, ओपन। तो किससे बता दे रहे हैं मौर्य जी कि सभी आपकी बातें प्राइवेसी ओपन हो जा रही हैं, पूरे कोचिंग में ओपन हो जा रही हैं, कहाँ जा रहे हैं, कहाँ चाय पी रहे हैं, तो बताया ना करिए। चलिए आगे देखिए भाई, ये आपका समझाने का कोई असर नहीं ना। देखिए आपके सह अपराधी कह रहे हैं कि समझाने का, जब ऐसे लोग आपके मित्र रहेंगे कि समझाने का कोई असर ही नहीं, तो भाई कौन समझाने जाए। ये भी समस्या है, समझाना भी एक दुष्कर कार्य है। अगला देखा जाए दूसरा, अभी आपका हेतु आपका समाप्त हो गया, एक उदाहरण दीजिएगा ये हत्या वाला। दूसरा देखा जाए, वे तथ्य जो विवादक तथ्य या सुसंगत तथ्यों को तैयारी दर्शित करते हैं, यानी कि प्रिपरेशन बताते हैं, इसको भी थोड़ा अच्छे से तैयार करना है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम में प्रिपरेशन या तैयारी शब्द को कहीं परिभाषित नहीं किया गया है। सामान्यतः तैयारी का अर्थ होता है किसी कार्य को करने के लिए साधनों को एकत्रित करना या व्यवस्था करना। यानी कि जब कोई व्यक्ति किसी कार्य को करने के लिए साधनों को एकत्रित करता है तो हम कहते हैं कि उसका कार्य तैयारी है। मात्र तैयारी करना या प्रिपरेशन किसी कार्य को करने का अपराध नहीं माना गया है, क्योंकि व्यक्ति तैयारी करने के पश्चात भी अपना विचार बदल सकता है। ये जरूर लिखिएगा। यहाँ जो तैयारी शब्द हैं आपका प्री के लिए भी महत्वपूर्ण है कि जो ये प्रिपरेशन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन यहाँ बन सकता है। ये घटना के पूर्व की तैयारी भी सुसंगत है और घटना के बाद की। तो घटना के पूर्व कैसे तैयारी करेगा, तो घटना के पूर्व आप दिखा सकते हैं कि जिस चाकू से घोर उपहत की गई थी वह चाकू एक दुकान से वह खरीद कर लाया था और अपने घर में रखा था। ये घटना के पूर्व की तैयारी है। और जब उपहत या घोर उपहत उस चाकू से कर दिया तो एक झाड़ी में उस चाकू को छुपा दिया, तो ये तैयारी कैसी है, घटना के पश्चात की। तो बताइए, घटना या सच्चा साक्ष्य आने ही न देना या आपका झूठा साक्ष्य आने देना, सही बात ओपन ही नहीं होने देना। तो फिर एक बार अच्छे से याद रखिए, सेक्शन 8 में जो प्रिपरेशन शब्द है वह घटना के पूर्व की भी तैयारी सुसंगत है और घटना के बाद की। सामान्यतः तैयारी आपका मैं बता दूं कि आपका अपराध नहीं है, कहीं भी दंडनीय नहीं है। क्यों दंडनीय नहीं है? क्योंकि ये माना जाता है कि तैयारी करने के पश्चात भी अभी समय इतना है व्यक्ति के पास कि वह अपना इरादा बदल सकता है, इंटेंशन बदल सकता है, विचार बदल सकता है।
अब 2-3 उदाहरण मैं एक्स्ट्रा दे रहा हूँ समझाने के लिए, लिखना नहीं है आपका। इसको हम किस लिए बता रहे हैं? समझाने के लिए। जैसे कि एक रकम्मा का वाद आता है कि एक औरत एक कुएं की ओर दौड़ते हुए जाती है, तब तक बीच में ही लोग पकड़ लेते हैं। क्या वह औरत आपका आत्महत्या के प्रयास के लिए दायी होगी कि नहीं? अर्थात इसका मतलब आपका उत्तरदायी होगी कि नहीं? तो बताइए होगी कि नहीं? क्यों नहीं होगी? क्योंकि ये कार्य उसका मात्र तैयारी है और अभी भी वक्त है उसके पास कि वह अपना विचार कुएं के पास जाने से पहले क्या करती? बदल देती, यानी कि बदल सकती थी। अतः ऐसी दशा में वह आत्महत्या के प्रयत्न यानी कि अटेम्प्ट टू सुसाइड के लिए दंडनीय नहीं होगी। दूसरा उदाहरण देखिए, लिखिएगा ना, ये आपको समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ भाई, लिखना नहीं है मेंस में। दूसरा, एक व्यक्ति जाता है, चूहे की मारने की दवा लाता है, बी जाकर पुलिस में आपका कंप्लेन, पुलिस में शिकायत करता है कि हजूर बी हमें जान से मारने के लिए चूहे की दवा लाकर अपने घर में रख दिया है। पुलिस ए को पकड़ती है तो ए इस बात ये यह कह सकता है कि हजूर हम बी को मारने के लिए दवा नहीं लाए थे, बल्कि ये कॉपी किताब हमारी कौन काट दे रहा था? चूहा। चूहा हम मारने के लिए लाए थे। यानी कि अभी भी मौका है कि वह अपना विचार क्या कर ले। जैसे परीक्षा में भी आप लोग फार्म डालेंगे, कुछ लोग सेंटर पर जाएंगे और सेंटर से फिर कहाँ आ जाएंगे? वापस। यानी कि जब तक फार्म मेंस, जब तक आप माने आंसर शीट पर भरना शुरू न कर दीजिए, तब तक आपका कार्य तैयारी ही होगा। लेकिन जैसे ही पहला अक्षर लिखना क्या किए, शुरू कर दिए, तो आपका कह सकते हैं कि वह प्रयत्न हो गया और परीक्षा देकर आ गए तो कार्य क्या हो गया? पूर्ण। तो अभी भी मौका रहता है कि एक शब्द पहला शब्द लिखने के पहले आप अपना विचार क्या कर सकते हैं? बदल सकते हैं। अब ये उदाहरण दीजिएगा ना, अब आगे बढ़ा जाए आपका। देखिए, आपका सामान्यतः तैयारी दंडनीय नहीं है, क्योंकि तैयारी अपराध की एक शांत चरण होती है और अभी भी व्यक्ति के पास समय रहता है कि वह अपने विचार को बदल सके। लेकिन लेकिन लगाकर लिखना है। लेकिन भारतीय दंड संहिता में 4 प्रकार की ऐसी तैयारियां दी गई हैं जो दंडनीय है। यानी कि ये माना जाता है कि ये तैयारी व्यक्ति निर्दोष भावना से नहीं किया होगा। तो वहीं 4 बातें क्या करनी है? याद। यानी कि 4 ऐसी कंडीशन आईपीसी में दी गई हैं जहां की अपराध की तैयारी करना आपका दंडनीय है। तो चारों कंडीशन अच्छे से याद रखना है। भारत सरकार के खिलाफ युद्ध की तैयारी, धारा 122 याद रखना है, 122 आईपीसी। भारत के साथ मैत्रीपूर्ण देशों में लूटपाट की तैयारी, 126 आईपीसी याद रखनी है। सिखों के कूटकरण की तैयारी, 234, 235 यानी कि 234, 235 इत्यादि, कई धाराएं हैं, इत्यादि लिख दीजिएगा। और अंत में है आपका डकैती डालने की तैयारी, 399। तो कितने प्रकार की तैयारियां आपका आईपीसी में दंडनीय बनाई गई हैं? 4 प्रकार की। भाई चारों मैं फिर बता रहा हूँ। 122 में भारत सरकार के खिलाफ युद्ध की तैयारी, 126 में भारत के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध रखने वाले देशों में लूटपाट की तैयारी, फिर 234, 235 इत्यादि सेक्शन में नकली सिक्का बनाने की तैयारी, यानी कि नकली सिक्का ढालने वाली मशीन आप ला दिए हैं,
भले एक सिक्का न ढाले हो, फिर भी आप दंड के क्या होंगे, भागी। नकली नोट छापने की मशीन ला दिए और आपका पकड़ लिए गए, अभी एक भी आप मशीन नहीं, वो नहीं दंडनीय, जो मित्रतापूर्ण संबंध है। देखिए आपका 4, इसके बाद आपका तैयारी को इस धारा का एलिस्टेशन सी देखिए, यानी कि ग निकालिए। एक एक उदाहरण जरूर देना है। विष द्वारा ख की हत्या करने के लिए, देखिए विष द्वारा, सी उदास एलिस्टेशन नंबर सी मैं बता रहा हूँ। विष द्वारा ख की हत्या करने के लिए क का ट्रायल किया जाता है। यह तथ्य सुसंगत है कि ख की मृत्यु के पूर्व क ने ख को दिए गए विष के जैसा विष उपाप्त किया था, यानी कि दुकान से जाकर क्या कर गया था, वैसा ही विष खरीदा था। अब 3-4 उदाहरण अपना भी बना सकते हैं कि जिस चाकू से वार किया गया, ये साक्ष्य में दिखाया जाता है कि 2 दिन पहले ही वह चाकू इस दुकान से अभियुक्त ने क्या किया था, खरीदा। ये भी सुसंगत है। आपका अगर भेष बदला है तो जिस दुकान से कपड़ा खरीदा गया उसका सीसीटीवी कैमरा निकाल कर दिखवाया जा सकता है कि ये भेष बदलने के लिए, रंगा सियार बनने के लिए इस दुकान से तैयारी के रूप में कपड़ा खरीदा, फंदा खरीदा, हथियार खरीदा, विष खरीदा, जो भी दिखाइए। तो ये सब किस में आएगा, तैयारी में। सबसे उत्तम मैंने वैसा ही विष वह 2-3 दिन पहले क्या किया था, खरीदा था, जिस विष से क्या हुई है, मृत्यु। ये दिखाया जा सकता है, ये किस में आएगा, तैयारी में। अब आइए तीसरे पॉइंट पर आ जाए, जो सबसे महत्वपूर्ण है। आपका बेयर एक्ट देखिए, और बेयर एक्ट के बाद 2 एक्सप्लेशन है। देखिए आपका भाई बेयर एक्ट में फिर एक बार हम शुरू करते हैं पूरा। हेतु तैयारी और पूर्व या पश्चात का आचरण सेक्शन 8 में है। कोई भी तथ्य जो किसी विवादक तथ्य या सुसंगत तथ्य का हेतु या तैयारी दर्शित या गठित करता है, सुसंगत होता है। ये दोनों शब्द मैं व्याख्या कर चुका हूँ। इसके बाद है, किसी वाद या कार्यवाही के किसी पक्षकार या किसी पक्षकार के अभिकर्ता का ऐसे वाद या कार्यवाही के बारे में या उसमें विवादक तथ्य या उससे सुसंगत किसी तथ्य के बारे में आचरण, और किसी ऐसे व्यक्ति का आचरण जिसके विरुद्ध कोई अपराध किसी कार्यवाही का विषय है, सुसंगत है। यदि ऐसा आचरण किसी विवादक तथ्य या सुसंगत तथ्य को इफेक्ट डालता है, प्रभावित करता है या उससे प्रभावित होता है, चाहे उससे पूर्व का हो या पश्चात का। यानी कि कुल मिलाकर पहले बंटवारा आप कर लीजिए कि किसका किसका कंडक्ट आपका सुसंगत है। तो आपका बंटवारा ये करना है कि किसी वाद के पक्षकार, तो वाद के पक्षकार होते कौन है, सुबह ही बताया गया, एक वादी होता है और दूसरा कौन सा, प्रतिवादी। और इनके एजेंट, तो वादी ने एजेंट नियुक्त किया है सी को, और प्रतिवादी ने किसको नियुक्त किया है, मान लीजिए डी को। तो पहला नियम आइए कि सिविल कार्यवाहियों में
जो मुकदमे वाद के पक्षकारों के कंडक्ट हैं या पक्षकारों के जो एजेंटों के कंडक्ट या आचरण हैं, वे आचरण चाहे घटना के पूर्ववर्ती आचरण हो या घटना का पश्चातवर्ती, ये आचरण साक्ष्य में क्या बनाए गए हैं? सुसंगत। पहला नियम। दूसरा नियम आपका कार्यवाही शब्द लिखा गया है, प्रोसीडिंग लिखा गया है। प्रोसीडिंग एक व्यापक अर्थ रखता है और प्रोसीडिंग में सतर्क रहना है। क्रिमिनल कार्यवाही भी आ जाएगी, तो अब कार्यवाही उठाया जाए। जहाँ तक कार्यवाही का प्रश्न है, अगर आपराधिक कार्यवाही है, यानी कि अगर मामला किससे रिलेटेड है? अपराध से। तो अपराध में देखिए कौन कौन होता है भाई आपका। पहले तो ये देखिए, अगर कोई संज्ञेय अपराध होता है तो अभियुक्त के खिलाफ जो मुकदमा चलाया जाता है वह राज्य स्वयं अपने नाम से चलाता है। तो एक पक्षकार कौन हो गया? स्टेट। और स्टेट चूंकि दिखाई नहीं देता, यह तो एक बनावटी व्यक्ति है, यह एक आपका आर्टिफिशियल व्यक्ति है, अतः इसका कोई आचरण ही नहीं है। क्योंकि राज्य यानी कि उत्तर प्रदेश राज्य, ये न तो सांस ले सकता है, न चल सकता है, न घूम सकता है, बस विधिक कार्यवाहियों में इसका क्या होता है? नाम। अतः इनका कोई आचरण का मतलब नहीं है। दूसरा जो पक्षकार होता है, मुलजिम होता है, एक्यूज होता है, यानी कि कौन होता है? अभियुक्त। तो अभियुक्त का घटना के पूर्ववर्ती आचरण और घटना का पश्चातवर्ती आचरण क्या होगा? सुसंगत। तभी हम आएंगे। और तीसरा वह व्यक्ति होता है जिसके प्रति कोई अपराध किया गया है, यानी कि इसको हम कहते हैं विक्टिम या आहत या पीड़ित व्यक्ति। फिर तीन भागों में इसको बांटिए। आपराधिक कार्यवाहियों में एक पक्षकार राज्य होता है और राज्य चूंकि प्राकृतिक व्यक्ति नहीं है, एक आर्टिफिशियल या बनावटी व्यक्ति है, अतः ऐसी कंडीशन में राज्य के कंडक्ट का कोई मतलब नहीं है। पहला। दूसरा पक्षकार होता है अभियुक्त, एक्यूड, यानी कि राज्य किसके खिलाफ मुकदमा करता है, चलाता है? मुलजिम के खिलाफ, अभियुक्त के खिलाफ। तो अभियुक्त का जो कंडक्ट है घटना के पहले का, घटना के बाद का, वह कंडक्ट क्या होगा? इस धारा के तहत रेलेवेंट होगा, साक्ष्य में प्रस्तुत किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता है। और तीसरा आपका पीड़ित होता है, जो कार्यवाही का कहीं पक्षकार नहीं होता, न मुकदमा चलाता है, क्योंकि मुकदमा पीड़ित की ओर से क्रिमिनल मामलों में कौन लड़ती है? सरकार। अतः पीड़ित को क्यों अलग किया गया? जिसके प्रति अपराध किया गया है उसको अलग कर दिया गया है। इसलिए अलग किया गया कि कहीं भी ये पक्षकार के रूप में ऐड नहीं होता, लेकिन इसका आचरण मामले के निर्धारण के लिए महत्वपूर्ण होता है। अतः अलग से देखिए, अलग से है आपका बेयर एक्ट में, देखिए एक में नहीं है, अलग से ये लिखा गया है कि जिसके प्रति अपराध किया गया है उसका जो आचरण है, चाहे पूर्व का आचरण हो या पश्चात का, साक्ष्य में क्या होगा? रेलेवेंट। अब इसी की व्याख्या करनी है। दो धारा 8 में दो एक्सप्लेशन है जो आचरण शब्द को सीमित करेंगे, लेकिन पहले तो आप कंडक्ट समझिए तब तो सीमित किया जाएगा। भाई पहले आचरण समझिए, तब पहला स्पष्टीकरण आपका थोड़ा दायरा सीमित करेगा। फिर एक बार देखिए भाई, यानी कि अगर वादी कोई सिविल मुकदमा है, वादी कोई ऐसा आचरण दर्शाया है जिसके कारण
किसी विवादक तथ्य या सुसंगत तथ्य पर कोई प्रभाव पड़ रहा हो तो ऐसा आचरण रेलेवेंट होगा कि नहीं होगा। अगर प्रतिवादी का एजेंट कोई आचरण दर्शाया हो जो विवादक तथ्य या सुसंगत तथ्य पर या तो कोई प्रभाव डाल रहा हो या उससे ये आचरण क्या हो रहा है प्रभावित, तो क्या ऐसा एजेंट का आचरण रेलेवेंट होगा कि नहीं होगा। अगर प्रतिवादी या उसका अभिकर्ता है उसने कोई कंडक्ट दिखाया है जिसके कारण विवादक तथ्य पर कोई प्रभाव पड़ा है सुसंगत तथ्य पर या उससे ये प्रभावित हुए हैं। सबसे उत्तम उदाहरण इसका मैं एक दे रहा हूँ और वह आपका जो उत्तम उदाहरण है वह सुबह हमने पार्टनरशिप एक्ट बताया था और सेक्शन 28 बताया था। ध्यान से देखिए, आपका 28 में मैंने बताया था डॉक्ट्रिन ऑफ होल्डिंग आउट व्यपदेशन का सिद्धांत, यानी कि अगर एक व्यक्ति ऐसा आचरण दर्शाता है जिससे दूसरे को ये विश्वास हो जाए कि यह फर्म का भागीदार है और दूसरा व्यक्ति विश्वास करके फर्म को कुछ प्रत्यय कुछ उधार दे दे, तो जो आचरण व्यक्ति दर्शाया है क्या यह आचरण घटना के पूर्व का है, संव्यवहार के पूर्व क्या है, तो क्या यह सुसंगत होगा कि नहीं होगा और किस धारा में, सेक्शन 8 में होगा। और ये दिखाया जाएगा कि हजूर इनके आचरण के चक्कर में हम फंस गए और फंसकर फर्म को क्या दे दिए, पैसा। अतः ये इनको भी जिम्मेदार ठहराया जाए फर्म के साथ साथ और इनसे इनको एक फर्म का पार्टनर होने के नाते इनकी जिम्मेदारी क्या किया जाए। तो विवादक तथ्य पर ऐसे व्यक्ति का आचरण प्रभाव डाल रहा है कि नहीं डाल रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। मैंने तमाम उदाहरण है। आइए अभियुक्त का देखा जाए। जहाँ तक अभियुक्त की बात है, राज्य का तो कोई आचरण ही नहीं है और कार्यवाही का दूसरा पक्षकार कौन होता है, अभियुक्त होता है। तो अभियुक्त का दो चार आचरण देखिए और आपका अभियुक्त का आचरण अच्छे से देखना है। देखिए, घटना का पूर्ववर्ती आचरण देखा जाए। अभियुक्त बंदूक साफ कर जिस बंदूक से गोली चली थी, घटना के पहले अभियुक्त उसको साफ करते हुए और उसमें गोली भरते हुए देखा गया था। तो बताइए घटना के पहले का आचरण की बात का तो किस धारा में रेलेवेंट होगा, आपका 8 में। घटना के पहले अभियुक्त उस इलाके में टहलते हुए रेकी करते हुए देखा गया था या ये भी घटना के पूर्ववर्ती आचरण है। जिस चाकू से हमला हुआ था उस चाकू को पत्थर पर माने तेज करते हुए अभियुक्त को कई लोगों ने क्या किया था, देखा था। तो 3 उदाहरण पर्याप्त हैं और भी तमाम उदाहरण हैं। अब घटना के बाद का कंडक्ट देखिए। घटना के बाद का जो कंडक्ट होता है अभियुक्त का, आपका 4-5 उदाहरण अच्छे से याद रखिएगा। देखिए, आपका जो 4-5 उदाहरण अच्छे से याद रखना है वह आपका ये रखना है, एक FIR याद रखना है। दूसरा आपका चाय वाली कहानी फिर इसमें सेट होगी, उदाहरण भी दिया गया है। तो आपका 2-3 उदाहरण है लेकिन एक ही हम बताएंगे। पहला आपका FIR देखा जाए। ये एक अभियुक्त था, उसने चोरी की और जाकर अपने ही खिलाफ थाने में अपने ही खिलाफ चोरी की FIR दर्ज करा दी। तो जो वह चोरी की FIR दर्ज कराया है वह उसके पश्चातवर्ती कंडक्ट के रूप में क्या होगा, सुसंगत। आपका पश्चातवर्ती क्या माना जाएगा, आचरण। अब ये आप कहेंगे कि भाई अपने ही खिलाफ किसी ने FIR दर्ज करा दी तो उसका एविडेंशियल वैल्यू क्या होगा। तो धारा 25 एविडेंस की कहती है, अभी पढ़ाना भी है, कि पुलिस के समक्ष की गई संस्वीकृति
अभियुक्त के विरुद्ध विसंगत होगी, साबित नहीं की जा सकेगी। यानी कि अगर अभियुक्त ही एफआईआर दर्ज कराया है तो उस आधार पर उसे सजा नहीं दी जाएगी। लेकिन अन्य रूप में आप दिखा सकते हैं कि अभियुक्त आया और स्वयं एफआईआर दर्ज कराया, वह उसका कैसा कंडक्ट है, पश्चातवर्ती। संस्वीकृति के रूप में तो भाई सुसंगत नहीं होगी, क्योंकि धारा 25 कन्फेशन के रूप में प्रस्तुत करने से क्या करती हैं, रोकती हैं। अगर लेकिन आप किस रूप में इसको रेलेवेंट बना सकते हैं, सेक्शन 8 में घटना का पूर्ववर्ती आचरण की पश्चातवर्ती, पश्चातवर्ती माने एफआईआर घटना के बाद। अब चाय वाला दोनों देखा जाए, चाय वाले पर आपका घटना का पूर्ववर्ती आचरण भी और घटना का पश्चातवर्ती आचरण, ये उदाहरण दिया है बेयर एक्ट में। भाई मान लीजिए मौर्य जी हैं, कैसे छोड़ दिया जाए, जब तक नाराज न हो जाएंगे तब तक उदाहरण चलता रहेगा। हाँ भाई, जब भी आपको लगे कि सर आपका माने सीमा से बाहर हो गए हैं तो आप एक बार क्या करिए, इशारा, नहीं तो तब तक उदाहरण चलता रहेगा जब तक कि आप इशारा। अब ये नहीं कि सह अपराधियों के इशारे पर कार्य रोका नहीं जा सकता उदाहरण। आप व्यक्तिगत रूप से फोन है क्या किसी माध्यम से, सोशल मीडिया से व्यक्तिगत रूप से जिस दिन इशारा कर देंगे उस दिन उदाहरण चेंज हो जाएगा और उसके बाद उदाहरण नहीं दिया जाएगा। लेकिन भाई इनको भी उदाहरण पर बहुत समझ में आता है, तो अब चलिए देखिए, अब एकदम याद रखिएगा, सेम उदाहरण है आपका धारा 8 में। उदाहरण देखिए, अब घटना का पूर्ववर्ती आचरण दिखाया जाए। यानी कि ये यहाँ से चाय पीने निकले, दो लोग निकले, दो लोग रास्ते में मिल गए, 4 लोग, और आपका पंचौरा करते हुए निकल गए और आपका चाय की दुकान पर गए तो एक पहले से इंतजार कर रहा था व्यक्ति कि कोई आए और चाय हमें क्या करे, पिलाए। तो 5 लोग हो गए। अब जब चाय ये मौर्य जी पी रहे थे तब तक उसी में से एक ने चर्चा कर दिया कि कल जो यहाँ बवाल हुआ था, यानी कि किसके लिए हुआ था जानते हैं, मौर्य जी हमेशा होता रहता है बताया नहीं जाएगा भाई, जानते हैं ना मैं क्या कहना चाहता हूँ, चलिए ठीक है। जो ये कल बवाल हुआ था, अभियुक्तों को खोजने के लिए पुलिस इधर ही आ रही है। तब तक मौर्य जी धीरे से आधी कप चाय पिए थे और आधी रख के वहां से क्या हो गए, चंपत। तो बताइए इनका कौन सा आचरण है, पश्चातवर्ती, क्योंकि ये आचरण घटना के क्या दिखाए हैं, बाद। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि अपराध करने के बाद घर छोड़कर भाग जाना, ताला बंद करके भाग जाना, छुप जाना, बहुरूपिया बन जाना, भेष बदल के रहने लगना, ये कौन सा आचरण कहलाएगा, पश्चातवर्ती। तो अगर मौर्य जी भाग गए आधी कप चाय पीने के बाद तो एक इंडिकेशन मिलता है, एक आपका अनुमान इंगित होता है कि इन्होंने अपराध किया होगा या घटना कारित की होगी। तो इस अनुमान का कि इन्होंने घटना कारित की है, जितनी बातें सपोर्ट करेंगी और जितनी बातें उसका विरोध करेंगी वह अगले सेक्शन 9 में क्या होंगी, सुसंगत। तो भाई मौर्य जी से विरोध ही करवाया जाए, क्योंकि अच्छे इंसान हैं, यानी कि ये भला ऐसा काम कर सकते हैं, तो ऐसी दशा में खंडन भी करवा दिया जाए। तो मौर्य जब आपका पूछताछ शुरू हुई तो मौर्य जी ने कहा कि अर्जेंट फोन आ गया था, चाय से ज़्यादा मिलना जरूरी था और आपका चाय उतना महत्वपूर्ण नहीं थी, इसलिए मैं आधा कप चाय छोड़कर और अर्जेंट काम से क्या हुआ, तुरंत मैं चला गया वहाँ से। जो अनुमान इंगित हुआ है कि चाय छोड़कर चले गए तो अपराध किए होंगे, इस अनुमान का मैं धारा 9 में क्या कर रहा हूँ, खंडन। यानी कि इसका मतलब ये स्पष्ट रूप से ये जो आपका उदाहरण है ये धारा 8 में
मिलता है और इसको याद रखेंगे। अब आइए, ये तो हमने आपका किसका आचरण बताया, अभियुक्त का। दो तीन उदाहरण घटना के पूर्व का दिया और दो तीन उदाहरण किसका, घटना के बाद का। घटना के बाद के आचरण में लाश को छुपाना, साक्ष्यों को छुपाना, हथियार को छुपाना, कपड़े को छुपा देना इत्यादि बातें, ये घटना के बाद का क्या मानी जाती है, कंडक्ट। आपका इसके बाद आगे बढ़ा जाए। तीसरा जो कंडक्ट दिया गया है वह पीड़ित, आपका पीड़ित व्यक्ति का दिया गया। ये तो हम अभियुक्त का बताए। देखिए आपका अब यहाँ लिखना पड़ेगा आपका कि जिस व्यक्ति के प्रति अपराध किया गया है वह व्यक्ति कार्यवाही का पक्षकार नहीं होता, क्योंकि कार्यवाही का एक पक्षकार राज्य हो गया और दूसरा कौन सा पक्षकार हो गया, आपका अभियुक्त। और जिसकी प्रति अपराध किया गया है वह कहीं भी कार्यवाही का पक्षकार नहीं होता, लेकिन उसका कंडक्ट महत्वपूर्ण होता है साक्ष्य में, चाहे घटना का पूर्ववर्ती कंडक्ट हो या घटना का पश्चातवर्ती। अतः इसलिए आपका पीड़ित व्यक्ति का आचरण अलग से सुसंगत बनाया गया है। बैरक में देख सकते हैं कार्यवाही के पक्षकार के बाद अलग से स्पष्ट लिखा गया है किसका आचरण, आपका पीड़ित का, जिसके प्रति अपराध हुआ है। घटना के पूर्व का कि पश्चात का लास्ट लाइन क्या बताती है, पूर्व का कि पश्चात का कि दोनों का, दोनों का स्पष्ट लिखा गया है। आपका पीड़ित के आचरण पर आपका एक केस लिखेंगे और वह केस लिखेंगे आपका क्वीन इम्प्रेस बनाम अब्दुल्ला का केस लिखेंगे। शुद्ध रूप से यह केस डाइन डिक्लेरेशन से संबंधित है, लेकिन यहाँ हल्का सा आपको कह सकते हैं इंडिकेशन देना पड़ेगा। क्वीन इम्प्रेस बनाम अब्दुल्ला का केस 1885 का है, फुल बेंच का है, 4 जज थे, 3-1 से निर्णय आया। मुख्य न्यायाधीश पैथरम थे। अल्पमत में निर्णय जस्टिस महमूद ने दिया। इस वाद में एक दुलारी नामक वेश्या थी, उसका गला काटा गया था, सांस नली कट गई थी, वह बोल नहीं पा रही थी। तत्पश्चात मजिस्ट्रेट साहब आए 164 का बयान लेने सीआरपीसी और नाम पूछने लगे। जब अब्दुल्ला का नाम आया तो पीड़िता ने अपना सिर हिलाया सकारात्मक और हाथ का इशारा किया। घटना के 2 दिन बाद उसकी मृत्यु हो गई। कोर्ट ऑफ सेशन ने जो ये इंडिकेशन किया गया था इसे मौखिक साक्ष्य माना और मृत्युकालिक कथन माना। जब इलाहाबाद हाई कोर्ट में अपील हुई तो इलाहाबाद हाई कोर्ट के बहुमत ने जजों ने ये कहा कि मृत्युकालिक कथन संकेत द्वारा भी दिया जा सकता है, इशारों द्वारा, और इस इशारों को ओरल एविडेंस माना जाएगा कि डॉक्यूमेंट्री, ओरल एविडेंस माना जाएगा। लेकिन जस्टिस महमूद ने ये कहा कि जो वह इशारा या संकेत कर रही है वह घटना के बाद का उसका आचरण माना जाना चाहिए। लेकिन चूंकि अल्पमत में निर्णय दिए, माइनॉरिटी में निर्णय दिए, अतः इनका निर्णय मान्य नहीं होगा। जैसे कि आपका 10% EWS का मामला है, अंत में फैसला आया जब EWS पर, तो आपका जो CGI थे उन्होंने भी इसके विरोध में निर्णय दिया, लेकिन बहुमत का निर्णय ये था कि 10% रिजर्वेशन वैध है, और अल्पमत में 2 जजों ने दिया और कहा कि ये वैध। तो भाई अगर जजों में मतभेद हो जाए तो मेजॉरिटी का फैसला क्या होता है, भले CGI के सभी क्या हो विरोध में, वहाँ ये नहीं कि उनको वरिष्ठता प्राप्त है, वहाँ सभी लोग क्या हैं फैसले देने में बराबर। और यू जो ललित जी थे
वो विरोध में थे, लेकिन बहुमत ने क्या माना, फेवर में। देखिए इसका ये भी कारण हो सकता है, जो कारण संभावना है कि जजों ने, ये भी हो सकता है काफ़ी आपका आधार था विरोध करने का, लेकिन जज हो सकता है कि जज सरकार का थोड़ा क्या किए हो, हल्का सा सपोर्ट, वो तो 1% में ही आपका भरपूर सपोर्ट हो जाता है, हाँ या ना, तर्क देना है भाई। तो विरोध में भी काफ़ी तर्क थे और तमाम वकीलों ने आरक्षण की क्या। अब दो समस्याएं पहले देखिए तब आपका देखा जाए, समस्याएं पहले देखिए तब आपका देखा जाए। अब यहाँ समस्या ये आती है कि कंडक्ट सुसंगत बनाया गया है कि स्टेटमेंट, यानी कि कंडक्ट मतलब आचरण, हाव भाव, चाल चलन, और कथन का मतलब जो मुख से क्या किया गया हो, बोला गया हो। तो सामान्य नियम ये है कि आचरण के बारे में कानून लिबरल है, उदार है, और स्टेटमेंट या कथन के बारे में कानून क्या है, कठोर। यानी कि आचरण को एक्सेप्ट किया जाता है और कथनों को एक्सेप्ट सामान्यतः नहीं किया जाता। इसका रीजन याद रखिएगा, इसका रीजन ये है कि झूठा आचरण सामान्यतः कोई भी व्यक्ति दिखा नहीं सकता, और जबकि मुख से बोलना है तो कोई भी व्यक्ति झूठा कथन क्या कर सकता है, आसानी से कर सकता। माने फाल्स कंडक्ट जल्दी नहीं दिखाया जा सकता। ये माना जाता है कि बहुत बड़ा कलाकार होगा तभी वह रो सकता है, फर्जी हंस सकता है, या इमोशनल दिखाया जा सकता है फिल्मों में और धारावाहिकों में। आम आदमी के बस की बात ये नहीं है। अतः आचरण को एक्सेप्ट किया गया है और कथनों को क्या किया गया है, बाहर। तो क्या आचरण में कथन शामिल होते हैं कि नहीं, सामान्यतः कथन शामिल नहीं होते। अब एक्सप्लेनेशन नंबर 1 आ जाइए। जहाँ तक इस धारा का स्पष्टीकरण 1 आचरण के साथ जोड़ेंगे, इस धारा का एक्सप्लेनेशन नंबर 1 बहुत यहाँ भी क्वेश्चन बनता है, अभी तो उदाहरण भी बताना पड़ेगा, बहुत बड़ी धारा है थोड़ा ये। एक्सप्लेनेशन नंबर 1 ये स्पष्ट बताता है कि आचरण में कथन शामिल नहीं होते, कंडक्ट में स्टेटमेंट नहीं शामिल होते। लेकिन अब देखिए बैरेक्ट, यानी कि आचरण, आपका जो आचरण की एरिया है उसको कौन नैरो करता है, कौन सीमित करता है, तो इस धारा का कौन सा एक्सप्लेनेशन 1 देखिए अच्छे से भाई। इस धारा में आचरण शब्द के अंतर्गत कथन नहीं आते, तो सामान्य नियम क्या निकला कि क्या आचरण में मुख से बोले गए शब्दों को शामिल किया जाता है कि नहीं, नहीं किया जाता। तो किसके बारे में कानून लिबरल है, कंडक्ट के बारे में, और किसके बारे में स्ट्रिक्ट है, तो आपका कथन। लेकिन अब लेकिन लगाना है, जब तक कि वे कथन उन कथनों से भिन्न कार्यों के साथ साथ और उन्हें स्पष्ट करने वाले न हों। यानी कि अगर आचरण के साथ साथ कथन किया गया है और आचरण को क्लियर करता है, तो ऐसी दशा में वह कथन भी आचरण में शामिल माना जाएगा। अब एक उदाहरण देखिए, ये एक व्यक्ति है आपका, वह भाग रहा है, तो बताइए भाग रहा है तो उसका कौन सा, घटना के बाद भाग रहा है तो उसका कौन सा आचरण हो गया, पश्चातवर्ती। और भागते हुए किसने उसे चोट पहुंचाई है, उस अभियुक्त का नाम भी ले रहा है। तो आप लोग बताइए, ये जो कथन कर रहा है मुख से, वह आचरण के साथ कर रहा है और उसके आचरण पर यह कथन क्या कर रहा है, प्रभाव। तो जो वह मुख से अभियुक्तों का नाम बता रहा है और तेजी से दौड़कर भाग रहा है,
अब वह उसके मुख से बोले गए शब्द भी अब आचरण में शामिल माने जाएंगे कि नहीं माने जाएंगे, क्योंकि वह आचरण पर क्या डाल रहे हैं प्रभाव, और आचरण के साथ साथ हो रहे हैं कि अलग अलग साथ साथ। पहला एक्सप्लेनेशन याद रखिएगा अपवाद में। दूसरा एक्सप्लेनेशन भी काफी महत्वपूर्ण है। जब किसी व्यक्ति का कंडक्ट रेलेवेंट है तब उससे या उसकी उपस्थिति और श्रवण गोचरता में मैंने सुनाते हुए किया गया कोई भी कथन जो उसके आचरण पर प्रभाव डालता है सुसंगत होंगे। इसका उदाहरण से समझिए तब आएगा, क्योंकि ऐसे नहीं आएगा। ये व्यक्ति भाग रहा है और आसपास के लोग चिल्ला रहे हैं भागते हुए कि पूरब भागो, पश्चिम भागो और तेज भागो। तो ये बताइए, वह जो भाग रहा है वह नहीं चिल्ला रहा है, अन्य व्यक्ति भागते हुए को सुनाते हुए कुछ शब्द कह रहे हैं, और ये शब्द उसके आचरण पर क्या डाल रहे हैं प्रभाव, कि पीछे से और तेज भागो, स्पीड बढ़ाओ, पूरब भागो, अभियुक्त तुम्हारे पीछे हैं, लाठी लेकर दौड़ा रहा है, पश्चिम भाग जाओ तो उस घर में जाकर छिप जाओ, और आपका पीड़ित दौड़ रहा है। उसी समय लोग उसके आचरण पर प्रभाव डालने वाली क्या बोल रहे हैं बात। तो इसी प्रकार धारा 9 में भी हमने बताया था कि ए बलवा के लिए आरोपित किया जाता है और ये साबित हो जाता है कि ए राइट में आगे आगे चल रहा था। तो जो पीछे से हुकारी भरने वाले लोग हैं, जैसे कि 15 लाख मिल गया ना, तो जो अंधभक्त रहते हैं यानी कि वह कहते हैं मिल गया, तो उसी प्रकार जो पीछे से हुकारी भरते हैं कि नेताजी आप आगे बढ़िए, बलवा करिए, हम आपके क्या हैं। तो जो ये पीछे से आवाज़ें निकल रही हैं, ये संव्यवहार को क्लियर कर रही हैं, स्पष्ट कर रही हैं। तो धारा 9 में क्या होगी सुसंगत। यही दृष्टांत ही नहीं पकड़ पाते कि ये कहाँ से कहाँ ऐड होगा। अब आइए, आपका दो उदाहरण बताया गया कि एक भाग रहा है तो अन्य लोग कह रहे हैं इधर भागो उधर भागो, और एक भागते समय ही क्या कर रहा है अभियुक्तों का नाम बता रहा है कि इसने मारा ऐसे मारा। तो ये कथन जो है अब ये आचरण के रूप में भी सुसंगत होगा। अब दो बातें और सतर्क रहना है, एक परिवाद और एक कथन। यहीं से आपका क्वेश्चन और बनता है, अच्छा क्वेश्चन बनता है। देखिए, अगर ये कहा जाए कि पीड़ित व्यक्ति ने परिवाद करते हुए कहा, तो परिवाद या कंप्लेंट का मतलब यहाँ हुआ सीआरपीसी में न चले जाएगा, एविडेंस में परिवाद बताया जा रहा है। फिर एक बार कंसेप्ट बना लीजिए, अगर ये कहा जाए कि परिवाद करते हुए कहा, इसका मतलब कि पीड़ित से घटना के बारे में किसी ने पूछा नहीं, बल्कि वह स्वयं ही घटना के बारे में बताना क्या कर दिया प्रारंभ, किसी ने पूछा नहीं। और ये कहा जाए कि बिना परिवाद करते हुए कहा, तब तो भाई किसी ने पूछा कि बताओ तुम्हारे साथ क्या हुआ, और तब कहानी बताना वह क्या किया शुरू किया। जैसे मौर्य जी पर सेट कर दिया जाए, भाई किसी ने पूछा नहीं और ये स्वयं आकर हमसे, कई लोग थे कैसे गए पूरी कहानी चाय की बता दिए, तब इन्होंने परिवाद किया, और परिवाद किए हैं तो धारा 8 में आपका चाहे पूर्ववर्ती कथन हो या पश्चातवर्ती, वह आचरण के रूप में कथन भी क्या होगा शामिल। लेकिन जब पूछा गया कि मौर्य जी कहाँ से आ रहे हैं, क्या हुआ आपके साथ, तब बताने लगे कि दो लोग पकड़ लिए कोचिंग में, दो लोग वहाँ मिल गए, ज़बरदस्ती हमारे पॉकेट में हाथ डाल दिए और चाय पी लिए। तब तो भाई परिवाद नहीं, ये कथन कहा जाएगा, और ये कथन आपका धारा 8 में आचरण के रूप में रेलेवेंट नहीं होगा। यानी कि व्यक्ति स्वयं बता दे बिना पूछे तो वह परिवाद, और धारा 8 में
आचरण के रूप में उसका कथन भी क्या होगा, सुसंगत, और पूछने पर बताता है, तब वह परिवाद नहीं बल्कि केवल क्या माना जाएगा, कथन। तो भले अन्य धाराओं में वो कथन सुसंगत हो, 32 में या 157 में, लेकिन 8 में आपका कंडक्ट के रूप में रेलेवेंट। अब 2 उदाहरण बार बार पूछे जाते हैं, लास्ट में, लास्ट कर दिया जाए, लास्ट उदाहरण आप लोग निकालिए, लास्ट दोनों उदाहरण निकालिए। आपका जो लास्ट उदाहरण है आपका जे और के। देखिए भाई, जे आपका, हम एक पॉइंट बताएंगे, अब आपको बताना है कि परिवाद माना माने आचरण माना जाएगा कि नहीं। प्रश्न यह है कि क्या क के साथ दुराचार किया गया। यह तथ्य कि अभिकथित दुराचार के अल्पकाल पश्चात उसने अपराध के बारे में परिवाद किया। अब बताइए, उस स्त्री ने या लड़की ने अपराध के बारे में घटना के कुछ समय बाद परिवाद किया। इसका मतलब ये हुआ कि किसी ने उससे पूछा नहीं कि तुम्हारे साथ क्या हुआ, वह घटना के बारे में स्वयं उसका क्या दी, वर्णन की। तो बताइए, ये जो वर्णन की रही है परिस्थितियों का और जो कथन की है, क्या धारा 8 में उसके पश्चातवर्ती आचरण के रूप में रेलेवेंट होगा कि नहीं होगा। लेकिन यही शब्द घुमा दे कि इस स्त्री ने बिना परिवाद किए हुए कहा, तो बिना परिवाद किए हुए का मतलब किसी ने पूछा तब घटना के बारे में बताना क्या किया, शुरू। तब धारा 8 में क्या उसका कथन रेलेवेंट होगा कि नहीं, नहीं होगा। भले अन्य धाराओं में चला जाए, तो अन्य धाराओं में किस में सेट करिए, मर गई स्त्री तो 32 में सेट करिए डीडी के रूप में। जिंदा बची है तो संपुष्टि के लिए प्रयोग कर सकते हैं, किस में, आपका माने कार्बोरेटिंग नेचर का होगा, कौन सी धारा में, 157। इसी प्रकार लूट का लास्ट उदाहरण, तब ब्रेक दिया जाए क्योंकि भाई आपका काफी महत्वपूर्ण है ये सेक्शन, आपका बहुत लंबा है और देख ही रहे एक एक छोटी छोटी बातों पर गौर करना है। एक लास्ट उदाहरण जो बेयर एक्ट में दिया है आपका, वह देखिए कि ए के प्रश्न यह है कि क्या ए को लूटा गया। लूट के कुछ समय पश्चात ए ने परिवाद करते हुए यह कहा कि हमें लूटा गया। तो जो कथन है और जिस परिस्थिति में वह कथन किया है, क्योंकि परिवाद करके किया है, तो धारा 8 में वह कथन भी आचरण के रूप में सुसंगत होगा कि नहीं होगा। लेकिन शब्द अगर चेंज कर दे कि बिना परिवाद किए हुए कहा कि हमें लूटा गया, तब धारा 8 में पश्चातवर्ती आचरण के रूप में रेलेवेंट नहीं होगा। भले उसका कथन 32 या 157 में चला जाए, लेकिन धारा 8 में रेलेवेंट होगा कि नहीं, नहीं होगा। अब कोई समस्या आपके दिमाग में हो, देखिए पश्चातवर्ती आचरण आपका तमाम है। अचानक धनी हो जाना, पुलिस पकड़ती है तो भयभीत हो गया अभियुक्त, अकस्मात वह 4 व्हीलर खरीद लिया, यानी कि अपने को छुपा लिया है। अपराध करने के बाद क्या हो गया, फरार हो गया, सच्चा साक्ष्य आने ही नहीं दे रहा है, या जो घटना में प्रयुक्त औजार सामान थे वो क्या कर दिया, छुपा दिया। तो अकस्मात धनी हो जाना भी पश्चातवर्ती आचरण में ही आएगा कि अपराध किया और 1 माह में ही करोड़ों का क्या हो गया, मालिक। तो कहाँ से भाई हो गए, तुरंत आपका जो आपका मैंने कह सकते हैं कि तोते हैं, यानी कि तोता है जो बोलने वाले केंद्र सरकार के, तुरंत छापा मारना शुरू कर देंगे। ईडी हुआ, सीबीआई हुआ, तमाम तुरंत क्या करेंगे, बैंड बाजा बारात लेकर। अभी आपका हुआ था भाई, यानी कि आपका
100 लगभग ईडी के लोग, कई आपका मैंने 80-100 लोग, कई आपका मैंने अभी हुआ था घटना, कई करोड़ पकड़ा गया। आपका एक मैंने योजना बनाते हैं और एक कंपनी पर छापा डालने जाते हैं, कंपनी को भनक न लगे तो बैंड बाजा बारात लेकर जाते हैं, कंपनी वाले भी धोखा खा जाते हैं। इस बिना मुहूर्त के आपका बारात कहाँ से आ गई और पता लगता है बाद में कि ये कौन है, ईडी वाले। यानी कि जैसे फिल्मी स्टाइल में आपका 80-100 लोग आपका मैंने 25-30 कार से क्या हुए, सुरक्षा के साथ पहुंच गए और कई करोड़ रुपया मिले, यानी कि जिसमें टैक्स अदा, तो भाई देख ही रहे हैं करोड़ों अरबों रुपया मिल रहे हैं। तो रेस्ट ले लीजिए, तब एविडेंस ही अभी चलेगा आपका। आपका मैंने आज भी आपका एविडेंस ही चलेगा, 1-2 दिन और एविडेंस चलाकर समाप्त किया जाए, तब दूसरा सब्जेक्ट चलाया जाए। सीआरपीसी है और पुलिस एक्ट है, तो हमें लगता है कि आज 15 है, कल तक एविडेंस